अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ रखेल पार्ट 19। पाशा हाथ लहराते हुए रुखसत हो गया। वो कमरे की तरफ बढ़ गई। कौन था बेटी? माँ गुस्ल खाने में बैठी कपड़े धो रही थी। वहीं से उसने आवाज़ दी थी। पाशा भाई थे माँ, जाने के बारे में पूछने आए थे। वो रुके बगैर कमरे में घुस गई। चारपाई पर बैठकर उसने सरस से डब्बा खोला और कीमती सेलफोन बाहर निकाल लिया। अगले चंद सेकंड में वो कबीर दादा की तस्वीर देख रही थी। उसमें कबीर दादा की वर्जिश और तरबियत वगैरह की काफ़ी वीडियोस पाशा ने भर दी थी। वो बारी बारी तमाम को देखती रही। किसी में कबीर दादा पंचिंग बैग पर मुक्के बरसा रहा था, किसी में खाली हाथ लड़ाई की मुख्तलिफ पोज बना रहा था। एक वीडियो में कबीर दादा इसे एक लंबे तड़ंगे और मोटे ताज़े हबशी देव नुमा शख्स के साथ भी नजर आया था। उसके सामने कबीर दादा भी छोटा सा बच्चा नजर आ रहा था और इससे बातें करते हुए कबीर दादा का लहजा काफ़ी मुअद्दिबाना लगा था उसे। आयशा ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा, वाह जी, ये मोबाइल कब खरीद लिया? अभी पाशा भाई देकर गए हैं। तुमने तो कहा था उनसे कोई तोहफा वगैरह नहीं लोगी। माँ ने उसे बतून किया। इसमें इनकी तस्वीर है माँ। तो क्या? तो ये कि मुझे अपने भैया ने दिया है। उसने एयरफोन कानों में लगाते हुए गोया ऐलान किया था कि वो माँ की मज़ीद नसीहत नहीं सुनना चाहती। माँ हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर माँ ने पूछा, बेटी मौलवी साहब के घर चलोगी? आप हो आए माँ, मैं शायद मौलवी साहब का सामना ना कर पाऊँ। नमाज़ पढ़कर वो दोबारा मोबाइल फ़ोन लेकर घर में बैठ गई। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम दरवाज़ा कुंडी कर दो। वो सर हिलाते हुए माँ के पीछे बढ़ गई। माँ के बाहर निकलते ही उसने दरवाज़ा कुंडी किया और फिर चारपाई पर आ लेटी। अपनी दस्तरस और नज़रों से दूर कबीर दादा को चंद इंच के फासले से मुसलसल देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अगर इस मोबाइल फ़ोन में कबीर दादा की तस्वीर और वीडियोज़ ना होती तो उसने कभी भी पाशा से सेलफ़ोन नहीं लेना था। लेकिन कबीर दादा की तस्वीर और वीडियोज़ के बाद वो सेलफ़ोन इसके लिए निहायत कीमती हो गया था। जाने कितने गिले शिकवे थे जो वो उस तस्वीर से कर रही थी। दर्जनों तस्वीर में सिर्फ एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें वो हंस रहा था और वही तस्वीर इसकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर पर इसने वही तस्वीर लगा दी थी। अल्लाह पाक करे हमेशा यूं ही हंसते रहो। हज़ारों लाखों शकों के बावजूद बेईमान दिल से दुआएं ही निकल रही है। असर की अजान इसके कानों में पड़ी और वो सेलफोन चार्जिंग पर लगाकर वज़ू करने चल दी। नमाज पढ़कर वो दुआ के लिए हाथ उठाने लगी थी कि दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। आई माँ, दुआ मांगना वापसी पर मौखर करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कुंडी खोलते ही उसकी ज़बान चल रही थी। इतनी देर लगा दी और फिर जो ही उसने दरवाजे का पट खोला, अचानक दो आदमी अंदर घुस आए। कौन हो तुम? क्या बात है? वो घबराते हुए हकलाई। खामोश, एक आदमी ने उसे डांटते हुए उसके होठों पर हाथ रख दिया। उसने तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर नाजुक सी लड़की में इतनी हिम्मत मफकूद थी कि एक मर्द का मुकाबला कर पाती। दूसरे आदमी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और जेब से टीका निकालकर उसकी सुई बेदर्दी से तनाविश के बाजू में घोंप दी। वो ऊ करके दूसरे की गिरफ्त से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करती रही, मगर इसे कामयाबी नहीं हुई थी। टीका लग जाने के बाद भी इसने तनाविश पर अपनी गिरफ्त हल्की नहीं की थी। वो अपने साथी से पूछ रहा था, कितनी देर में असर शुरू हो जाएगा? बस 4 या 5 मिनट में। तनाविश की मज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ती जा रही थी। इसकी आंखों के सामने मंजर धुंधलाने लगे थे। वो अपनी सोच को भी मरकज़ नहीं पा रही थी। शायद इसकी याददाश्त ख़त्म हो गई थी। इसे वो माहौल, वो बदमाश कबीर दादा की जुदाई और अपना आप तक भूलने लगा था। मगर वो मुकम्मल बेहोश नहीं हुई थी, बस इसे अपने आज़ा पर इख्तियार नहीं था। इसे शिद्दत से किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस हो रही थी। काम हो गया शाकिर, टीका लगाने वाला अपने साथी को मुखातिब हुआ और शाकिर ने एकदम तनाविश को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। वो लहरा कर गिरने लगी थी कि टीका लगाने वाला उसे थामते हुए शाकिर पर गुर्राया, बेवकूफ़, बगैर सहारे की गिर जाएगी। सॉरी यार, इसने निदामत जाहिर की। तनाविश का सर किसी नए शराबी की तरह घूम रहा था। उसने खुद को थामने वाले के कंधे पर सर रख दिया। इसके होठों पर खूबसूरत मुस्कान उभर आई थी।
चलो। वो तनाविश को थाम कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। यूं लग रहा था जैसे वो किसी बीमार को सहारा देकर ले जा रहा हो। शाकिर भी जल्दी से अकबी नशिस्त का दरवाज़ा खोला। वो तनाविश को आराम से अकबी सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि शाकिर तनाविश के साथ बैठकर उसे सहारा देने लगा। घर का दरवाज़ा उन्होंने बाहर से बंद कर दिया था। गली में कोई ख़ास आमदोरफ्त नहीं थी। जो एक दो राहगीर गुजर रहे थे, उन्होंने भी इनकी कार्रवाई को शक की नज़रों से नहीं देखा था। शाकिर के साथी ने कार आगे बढ़ा दी। यार नईम, ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत और पुरकशिश नहीं है? शाकिर ने बेइख्तियार तनाविश के हुस्न का कसीदा पढ़ा। तो नईम ने उकबी शीशे पर नज़र दौड़ाकर तंज़िया अंदाज में पूछा। शाकिर नदीदेपन से बोला, बहती गंगा में अगर हम भी हाथ धो ले तो किसी का क्या बिगड़ेगा? नईम के लबों पर बेइख्तियार गाली उभरी। उल्लू के पट्टे, जानते भी हो ये किसकी मंजूर नज़र है? वो नईम की गाली को नज़रअंदाज करता हुआ बोला, मेरी बला से यार, जब अगवा कर लिया है तो इसके बाद बाकी क्या रह जाता है? बाकी ये रह जाता है खोते के सर कि ये कबीर दादा की रखेल है, और अगर इसे भनक भी पड़ गई कि हमने उसकी रखेल के बारे में ऐसा सोचा भी तो यकीनन हमें कराची के किसी कोने में तो इस दरिंदे से पनाह नहीं मिलेगी। मगर तुमने पहले ये बात नहीं बताई। शाकिर खुद पर लदी जाने वाली तनाविश से एकदम दूर हो गया था। इससे पहले तो वो इसे किसी महबूबा की तरह संभाल रहा था। नईम हंसा। फिर तुमने मेरे साथ कब आना था? शाकिर मिनमिनाया। यार, तुमने बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। नईम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र ना करो, कम से कम वक्त में इसे मतलूबा मुकाम तक पहुंचाकर दरमियान से हट जाएंगे। फिर कबीर दादा जाने और इस छमक छल्लों को अगवा कराने वाले जाने। वैसे किसने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया कि ऐसी लड़की पर हाथ डाल दिया? वो भी कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं, फांसी हथछट है। यार, सांडों की लड़ाई में हम रगड़े जाएंगे। इतने बड़े बड़े गुंडों का नाम सुनकर शाकिर की हालत गैर होती जा रही थी। यार, ठीक 15 से 20 मिनट बाद हम इस लड़की को एक कोठी में छोड़कर रुखसत हो जाएंगे। बाद में फांसी हथछट जाने और कबीर दादा जाने, हमें इन सांडों की लड़ाई से कुछ नहीं लेना। कार थोड़ा तेज चलाओ ना। शाकिर इस अंदाज में तनाविश से दूर हो रहा था जैसे वो छूत की मरीज़ा हो। ओह, सोने दो ना, क्या कर रहे हो? तनाविश ने खुमार आलूद आवाज़ में बड़बड़ाकर शाकिर के कंधे पर सर रख दिया, मगर इसकी आंखें खुली थी और होठों पर खूबसूरत मुस्कान छाई हुई थी। शाकिर ने पूछा, टीके का असर कितनी देर तक रहेगा? 3-4 घंटे बाद ही इसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता संभलेगी, मगर मदहोशी के दौरान इसके साथ जो कुछ भी होगा इसे बाद में भी याद रहेगा। नईम ने तफसीली जवाब दिया। बेड़ा गर्क। शाकिर एकदम कार के दरवाजे की तरफ सिमटा और तनाविश सीट पर आड़ी तिरछी लेटी रह गई। इसकी तेज़ी देखते हुए नईम कहकहा लगाकर हंस पड़ा। जलील आदमी, इसलिए इस मुसीबत को संभालने का काम मेरे ज़िम्मे छोड़ दिया? हालांकि मैं तुमसे अच्छा ड्राइवर हूँ। तो तुम चस्के ना लो ना, इंसान के बच्चों की तरह इसे संभालो। नईम ने उसे लताड़ा। भाड़ में गया संभालना, सोने दो ना, नींद आ रही है, करीब आओ ना। तनाविश मदहोशी भरे अंदाज में बड़बड़ाती रही। थोड़ी देर बाद ही वो एक पौश इलाके में दाखिल हुए। एक छोटी सी मगर खूबसूरत और उम्दा तर्ज तामीर के नमूने पर बनाई गई कोठी के सामने नईम ने कार रोक दी। हॉर्न के जवाब में एक चौकीदार ने बाहर झांका। नईम ने खिड़की से सर निकालकर कहा, शकील साहब को कहिए माल पहुंच गया है। चौकीदार बगैर कुछ कहे गायब हो गया। अगले ही लम्हे उसने दरवाज़ा खोल दिया था। यकीनन इसे पहले से ही हिदायत कर दी गई थी। नईम कार अंदर ले गया। अंदरूनी इमारत के अंदर के सामने काली पतलून और सफ़ेद कमीज़ में मलबूस एक अधेड़ उम्र आदमी खड़ा था। नईम ने कार इसके साथ जाकर रोक दी। वही इसका मतलूबा आदमी शकील था। ले आए हो? इसने कार के रुकते ही नीचे झुककर उकबी नशिस्त की तरफ नजर दौड़ाई। जी सर, नईम खुशदिली से कहता हुआ नीचे उतर गया। बहुत खूब, शकील ने सराहने के अंदाज में सर हिलाया। अब इसे अंदर ले आओ। जी ठीक है। नईम ने कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर तनाविश को बाजुओं से थामकर नीचे उतारा और उसे सहारा देकर कोठी के अंदर की जानिब बढ़ गया। शाकिर ने इसका हाथ बटाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। इसके अंदर उठने वाली गलीज़ ख्वाहिश कबीरदादा का नाम सुनते ही झाग की तरह बैठ गई थी। तनाविश की सूरत बकौल शायर ऐसी थी कि ऐन है
देखने की चीज़, इसे बार बार देखो। मगर शाकिर के देखने की ख्वाहिश पर भी कबीरदादा की हैबत सवार थी। वो ऐसा ही पुर्रौब और हैबतनाक था। बड़े बड़े गुंडे इसका नाम सुनकर कांपना शुरू हो जाया करते थे। शाकिर करीब तो किसी शुमार में ही नहीं था। नईम की तसल्ली देने के बावजूद अभी तक इसका दिल किसी अनजान अंदेशे से लरज़ रहा था। नईम शकील की रहनुमाई में तनाविश को लेकर एक खूबसूरत और पुरतईश ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। कमरे के वसत में पड़े हुए जहाज़ी साइज़ के खूबसूरत गोल बेड पर उसे लिटाकर वो शकील की तरफ मुतवज्जा हुआ। सर, हमारा काम पूरा हुआ। बिल्कुल, शकील ने दरमियानी नोटों की एक गड्डी उठा उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। शायद ये कहने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैं आपको कभी ख्वाब में भी नहीं देखा सर। नईम ने हंसते हुए इससे मुसाफिहा किया और तेज़ कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। शाकिर बड़ी बेताबी से इसका मुंतज़िर था। शकील धीरे कदमों से चलता हुआ तनाविश के करीब गया। कितनी हसीन और प्यारी हो तुम। वो इसके गालों पर हाथ फेरने लगा। तनाविश मदहोशी की कैफियत में पड़ी थी। होठों पर तबस्सुम बिखेरते वो खला में तकती रही। अगर तुम उस दरिंदे की रखेल ना होती तो मैं कभी भी इस मौके को ज़ाया ना करता। मगर सच कहूँ तो मुझे जान बहुत प्यारी है। तनाविश के सर से दुपट्टा उतारते हुए उसने खुद कलामी की। तनाविश के काले सियाह बाल काले ही रंग के परांदे में जकड़े हुए थे। शकील बेसाख्ता बोला, जैसे इस परांदे की जुर्रत नहीं कि इन बालों से खुद को आज़ाद करा पाए। यूं ही तुम्हें देखने वाला तुम्हारी सूरत के सहज से खुद को आज़ाद नहीं करा सकता होगा। हकीकत में जितना सुना था तुम उससे कुछ ज़्यादा ही प्यारी हो, और फांसी साहब अगर मरने से पहले तुम्हें हासिल कर लेता है तो यकीनन ये घाटे का सौदा नहीं है। ये कहते हुए उसके हाथ हरकत करते रहे। उसने आहिस्ता आहिस्ता तनाविश के जिस्म से सारा लिबास अलहदा कर दिया था। वो शर्म व हया वाली, कभी गैर मर्दों के सामने सर के बाल न खोलने पर तैयार नहीं होती थी। इस वक्त ऐसी हालत में पड़ी थी कि कपड़े का तार भी इसके बदन पर मौजूद नहीं था। अगर वो होश में होती तो यकीनन इस हालत में मौत को तरजीह देती। शकील ज़्यादा देर अक्ल व खर्द से बेगाना करने वाले नज़ारे की ताब नहीं ला सका था। उसने फ़ौरन ही एक खूबसूरत सी नाइटी उसे पहनाया और बेकाबू होते सांसों को संभालता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ गया। शराब की 2 भरी बोतलें निकालकर उसने एक में से शीशे का आधा गिलास भरकर तिपाई पर रखा। थोड़ी सी शराब तनाविश के चेहरे पर छिड़काई और बकिया की दोनों बोतलें बैतुलखला में जाकर खाली कर दी। खाली बोतलों को अधभरे गिलास के साथ तिपाई पर रखकर वो बाहर निकल आया। अगले ही लम्हे वो एसपी ज़मीर हुसैन को तनाविश के पहुंच जाने की बाबत इतला दे रहा था। बहुत खूब शकील साहब, एसपी तहसीन आमेज़ लहजे में बोला। फसीहुद्दीन के वहाँ आते ही गायब हो जाना। इसके बाद तुम्हारा काम बस इतना रह जाएगा कि कबीरदादा का खैर ख्वाह बनते हुए उसे कॉल करना होगा, और जब वो अपना काम कर गुजरे तो मुझे मतला कर देना। बेझिझके इसे अपने बारे में बता देना। यकीनन कबीरदादा तुम्हारे इस काम से खुश होगा। कबीरदादा को खबरदार करने के बाद मुझे ज़रूर मतला करना। बाकी फसीहुद्दीन के खात्मे के बाद तैमूर अली गैंग का सरबराह और इसके दस्तदराज तुम होंगे। फ़िक्र ना करो, तैमूर अली से मेरी बातचीत हो चुकी है। कबीरदादा भी तुम्हारी सिफारिश ज़रूर करेगा। शुक्रिया सर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया की कोई बात नहीं जिगर। फांसी के साथ मेरा भी कोई उधार फंसा था, इसमें तुम्हारा फ़ायदा नज़र आया तो तुम्हें भी शामिल कर दिया। ये दुनिया का कानून है। भाई के कुछ ले दे के उसूल पर काम चलता है, और मेरे बदला लेने की ख्वाहिश में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें पहुंच रहा है। ज़रा सी मेहनत और कोशिश से तुम एसपी ज़मीर हुसैन और कबीरदादा जैसे आदमी पर एहसान करने वाले बन जाओगे। मैं तुम्हें कानून की गिरफ्त में आने से महफूज रखूँगा तो कबीरदादा किसी गुंडे को तुम्हारी तरफ टेढ़ी निगाह से नहीं देखने देगा। इसके साथ ही हमारी तरफ से जो नकद इनाम मिलेगा वो बोनस में है। वो अक्लमंदी से बोला, सर मैं अच्छी तरह समझता हूँ और मैंने खूब सोच समझकर ही आपका साथ देने का फ़ैसला किया था। शाबाश। और मेरी ये नसीहत हमेशा याद रखना कि जुर्म की दुनिया में कोई भी काम करते वक्त हमेशा अपना फ़ायदा मद्देनज़र रखना, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारी अपनी ज़ात है, इसके बाद किसी और का नंबर आता है, चाहे मेरे साथ ही क्यों ना वास्ता पड़े। एसपी ने चिकनी चुपड़ी बातों से इसे मज़ीद शह दी।
वो खुशामदाना लहजे में बोला, सर आप तो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। आइंदा ऐसी पागलों वाली बात ना करना बेवकूफ़ आदमी। पहले मैंने अपना फ़ायदा सोचा है, इसके बाद तुम्हारा नंबर आया है। तुम भी पहले अपना फ़ायदा सोचना। हाँ, इसके बाद अगर मेरे लिए कोई गुंजाइश कर सको तो मुझे इस काम में पीछे नहीं पाओगे। ठीक है सर, शुक्रिया सर, खुदा हाफिज़ करके एसपी ने राब्ता मुनक़ता किया। शकील खुद को फसीहुद्दीन के गैंग का नंबर 2 बनना देख रहा था। कबीर दादा की हमदर्दी हासिल करने के बाद तो मुमकिन ही नहीं था कि तैमूर अली या कोई दूसरा तीसरा इसकी राह में रुकावट डालता। वो दिल ही दिल में खुद को शाबाश देने लगा कि एसपी ज़मीर हुसैन के मशवरे पर इस काम में हाथ डालने पर आमादा हो गया था। ठीक 8 बजे फसीहुद्दीन को अपने ख़ास आदमी शकील का कॉल मौसूल हुआ। सर, माल काफ़ी देर का पहुंचा हुआ है और आज तो कशमाला बेगम ने बड़ी ख़ास चीज़ भेजी है। अच्छा, फसीहुद्दीन ने दिलचस्पी से पूछा, क्या पिछली दफ़ा वाली से ज़्यादा खूबसूरत है? शकील ने एसपी के सिखाए हुए अल्फाज दोहराए। सर, आज तक ऐसी नहीं आई। खूबसूरत, पुरकशिश और कम उम्र, बस 2 छोटी छोटी खामियां हैं। एक बला की मैनोश लगती है कि जिस वक्त से पहुंची है, एक बोतल खाली करके दूसरी को जुड़ी हुई है, और दूसरा ज़रा बेबाक है, आते ही लिबास उतारकर फ़कत एक नाइटी में लेटी हुई है, गोरे बदन पर काली नाइटी। यकीन माने, अगर आपका डर ना होता तो मुझसे ज़रूर कोई गुस्ताखी होती। हा हा हा, फसीहुद्दीन ने बेहंगम कहकहा लगाया। अजीब बात कर रहे हो यार तुम, कमसिन भी, बला की मैनोश भी और बेबाक भी, ये हर हाल में मेरी नज़र में खूबियाँ है। और गुस्ताखी कैसी, कल तुम्हारे हवाले कर दूंगा। शुक्रिया सर, खुशी हुई। और आप किस वक्त पहुंच रहे हैं? मैंने ज़रा काम से जाना था, फसीहुद्दीन ने कहा। मैं बस तुम्हारी तरफ निकल ही रहा हूँ। आज मसरूफियत की वजह से थोड़ी देर हो गई थी, वरना वो 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाया करता था। शकील की, मैं मुंतज़िर हूँ सर। इसकी बात सुनकर उसने राब्ता मुनक़ता किया। खूबसूरत, कमसिन और पुरकशिश के अल्फाज ने इसकी इश्तिहा बढ़ा दी थी। पहले भी कशमाला इसके पास गई गुजरी लड़कियाँ नहीं भेजा करती थी, मगर शकील ने कभी किसी की तारीफ़ नहीं की थी। आज तो इसने खुसूसी तौर पर लड़की की खूबसूरती का जिक्र किया था। एक बार तो इसका जी चाहा कि कशमाला से बात करके इसका शुक्रिया अदा कर दे, मगर फिर उसने ये काम इस लड़की से मुलाकात तक मौखिर कर दिया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेज़ी रफ्तारी से मखसूस कोठी की तरफ उड़ी जा रही थी। शकील इसे दरवाजे के करीब ही मुंतज़िर मिला था। सर, आपके मुँह से इसकी तारीफ़ कल सुन लूँगा, इस वक्त इजाज़त दें। ठीक है, तुम जाओ। धड़कते दिल से मखसूस कमरे की तरफ बढ़ गया। इसके दोनों मुहाफिज चौकीदार के साथ ही रुक गए थे। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही इसके नज़र पर पुरतइश बेड की तरफ उठी, जिस पर वो कताला आलम लेटी थी। आंखों में खुमार, होठों पर मुस्कान, मुख्तसर सी नाइटी से छलकता संगमरमर सा शफाफ बदन एक दफ़ा तो लर्ज़ कर रह गया था। क्या बात है कशमाला बेगम, तुम इनाम की हकदार ठहरी। और तुम भी बेबी, कम अज़ कम 1 साल तक तो तुम्हारी खिदमत मेरे हवाले ही रहेगी। तनाविश खुमार आलूद नज़रों से इसे घूरती रह गई थी। शायद कुछ ज़्यादा ही चढ़ा गई हो। विस्की की 2 खाली बोतलों को देखते हुए वो मुस्कुराने लगा। बहरहाल 10-15 मिनट तक संभल सकती हो तो ठीक है, नहीं तो मदहोशी में भी तुम काबिले कबूल हो। इसका गाल थपथपाता हुआ वो गुस्ल खाने में घुस गया। नहाते हुए वो बेसाख्ता गुनगुना रहा था। नहाकर वो हल्के फुल्के कपड़े पहनकर बाहर निकला। पुरहवस नज़रों से तनाविश के खुशनुमा बदन को देखते हुए उसने घंटी बजाई। कोठी की सफाई और झाड़ पोंछ के लिए उसने मुस्तकिल मुलाजमा रखी हुई थी। वही उसे रात का खाना और सुबह सवेरे नाश्ता वगैरह पेश करती थी। उसे फसीहुद्दीन के पसंदीदा पकवान और वहाँ आने के औकात वगैरह का अच्छी तरह पता था। बरसों से वहाँ नौकरी कर रही थी। घंटी के जवाब में वो चंद मिनट बाद ही गर्मा गर्म खाने के हमराह अंदर दाखिल हुई। देसी घी में तले कीमे भरे कबाब, नमकीन गोश्त और रोस्ट देसी मुर्ग इस रात की मखसूस खुराक होते। मीठे में उम्दा किस्म की खीर, जिसे पिसे हुए बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह शामिल होते थे। खाने के बर्तन शीशे की मेज़ पर सजाकर मुलाजमा अलमारी की तरफ बढ़ी और वहाँ से विस्की की
मेहर बोतल निकाल कर उसके सामने रखते हुए वो बाहर निकल गई। आ जाओ बेबी, उसने प्यार भरे अंदाज में तनाउश को पुकारा, मगर वो टस से मस न हुई। खफा हो जाने मन, इतने नखरे किस लिए? इसकी बकवास जारी रही। 3-4 दफ़ा पुकारने के बाद भी जब वो करीब ना आई तो उसने कंधे उचकाते हुए खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। खाना खाते हुए भी इसकी पुरहवस निगाहें तनाउश पर गड़ी रही। खाना खाकर उसने मुलाजमा को बुलाने के लिए घंटी बजाई। वो दरवाजे पर ही मौजूद थी, चिराग के जिन की तरह फ़ौरन नमूदार हुई। जब तक फसीहुद्दीन रात के शगल में मसरूफ़ नहीं होता, वो यूं ही दरवाजे पर मौजूद रहती। वो बर्तन समेटने को बढ़ी। पहले एक गिलास में खालिस नींबू निचोड़ कर ले आओ, हमारी खूबसूरत मेहमान कुछ ज़्यादा ही चढ़ा गई है। वो जी साहब कहकर वापस मुड़ गई। फसीहुद्दीन जल्दी जल्दी अपना गिलास ख़त्म करने लगा, गोया हमेशा इसे कोई जल्दी नहीं हुआ करती कि इसके पास पूरी रात का वक्त होता था। लेकिन न जाने इस लड़की में ऐसी कौन सी कशिश थी कि वो जल्द अज जल्द इसके करीब आना चाह रहा था। मुलाजमा जल्द ही नींबू निचोड़ कर ले आई। पिलाओ इसे। वो बोतल से आखिरी गिलास भरने लगा। मुलाजमा ने सहारा देकर तनाविश को उठाया और इसके मुंह में गिलास लगा दिया। निचोड़े हुए नींबू पीने से पहले ही इसकी आंखों में होशमंदी की चमक उभरना शुरू हो गई थी। शायद दवाई का असर ख़त्म होना शुरू हो गया था। खट्टे पानी ने इसके दिमाग पर छाए हुए खुमार को कम करने में और भी तेज़ी दिखाई थी। मुलाजमा के बर्तन समेट कर निकलने तक इसकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। इसे यूँ लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में हो। बार बार सर को झटकते हुए वो नींद को भगाने की कोशिश में लग गई थी। फसीहुद्दीन आखिरी गिलास मैदे में उंडेल कर मस्ती से लहराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। शराब की बोतल से ज़्यादा नशा तो इसे देखकर चढ़ रहा था। इसका हाथ थामते हुए वो साथ जुड़कर बैठ गया। यकीन नहीं आता कोई लड़की इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। तुम आज तक कहाँ छुपी थी? आहिस्ता आहिस्ता शऊर की तरफ आती तनाविश को इसके हाथ का लम्स नागवार महसूस हुआ। उसने कमज़ोरी से अपना मुलायम हाथ इसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की। क्या हुआ जाने मन, इतना एतराज़ किस लिए? फसीहुद्दीन ने एकदम से अपनी आगोश में समेटना चाहा। छोड़ो मुझे। दोनों हाथ उसकी छाती पर रखते हुए वो फसीहुद्दीन को दूर ढकेला और इसी कोशिश में वो एक जानिब गिर पड़ी। नशा नहीं उतरा मेरी जान। फसीहुद्दीन इसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। दवाई का असर काफ़ी हद तक उतर गया था। वो सीधी होकर फसीहुद्दीन की तरफ मुतवज्जा हुई। मैं कहाँ हूँ? इसके लहजे में वहशत भरी थी। फसीहुद्दीन ने कहकहा लगाया, अरे इतनी जल्दी भूल गई हो? अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। कौन हो तुम? मैं यहाँ कैसे? वो बेइख्तियार बेड के दूसरे कोने की तरफ खिसकी और इसी वक्त इसकी नज़र अपने जिस्म पर पड़ी। मेरे कपड़े? वो वहशतज़दा अंदाज में सिमट गई। पहने तो हुए हैं। फसीहुद्दीन ने इसके नाकाफ़ी लिबास की जानिब इशारा किया। वो इसकी हालत से लुत्फ़ ले रहा था क्योंकि इसकी तय वो नशे में थी। इसी वक्त तनाविश की नज़र तकिए के साथ पड़े अपने लिबास पर पड़ी। उसने झपट कर कपड़े उठा लिए। जाने मन, अभी पहनने नहीं, उतारने का वक्त है। फसीहुद्दीन उसे पुचकारते हुए कपड़े इसके हाथ से लेने लगा। छोड़ो मेरे कपड़े, जलील कमीने, कौन हो तुम? छोड़ो। वो मुकम्मल होश में आ गई थी और ख़ुद को इस हालत में देखकर हवास बाख्ता हो रही थी। अरे तुम तो काट खाने को दौड़ रही हो और मेरे पास वक्त तो काफ़ी है, मगर इतना सब्र नहीं है कि तुम्हारे नशा ख़त्म होने का इंतज़ार करूँ। इसने एकदम आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर इसे धक्का देकर तनाउश बेड से नीचे उतर गई। तुमने ज़रूर वर्जिश करवानी है जाने मन। वो भी जारहाना अंदाज में बेड से उतर गया था। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। तनाउश गिड़गिड़ाने लगी। परेशान क्यों होती हो जाने मन? कोई पहली बार तो नहीं है कि तुम्हें डर लगे। तुम्हारा तो कारोबार ही यही है। तनाउश एकदम दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर फसीहुद्दीन ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया था। वो नहीं चाहता था कि इसके मुहाफिज वो तमाशा देखे। उसे धक्का देकर बेड पर गिराते हुए वो इसकी तरफ बढ़ा। शायद तुम्हें ज़बरदस्ती ही में मज़ा आता है, पुरहवस लहजे में कहते हुए वो इसकी तरफ बढ़ा। खुदा के लिए छोड़ दो। तनाविश ने इसके सामने हाथ बांध लिए थे और फिर फसीहुद्दीन को बेनियाजी से अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो चिल्लाई, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, मैं हूँ ना। वो इसके चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर इसकी तरफ बढ़ता गया।
कबीर कबीर आ जाओ ना। इसके दिल ने शिद्दत से कबीर दादा को याद किया। तुमने वादा किया था ना मेरी हिफाजत का, कहा हो आ जाओ ना। देखो मेरी खातिर नहीं, अपनी अना और ज़बान की पासेदारी के लिए आ जाओ ना। या अल्लाह पाक मेरे कबीर को मेरी हालत की खबर तो दे दे। या अल्लाह इसे मेरी निजात का वसीला बनाकर भेज दे। या अल्लाह इसे बता तो दे कि इसके धुतकारने पर मैं किस तरह भेड़ियों के चुंगल में फंस गई हूँ। कहते हैं मुश्किल घड़ी में अल्लाह पाक याद आता है, और फिर वो शख्स याद आता है जो इस इंसान से मोहब्बत करता हो। वो भी अल्लाह पाक से कबीर दादा को वहाँ लाने की दुआएं मांग रही थी, और मुनाजात के साथ इसकी हरकतें भी नहीं रुकी थी। वो बेड के दूसरी जानिब उतर गई थी। फसीहुद्दीन बेड से घूमकर इसकी तरफ बढ़ा और भागकर दूसरी जानिब घूम गई। वो होठों पर ज़बान फेरता हुआ बोला, उफ़, तुम्हारा तो पता नहीं, मगर मुझे चूहे बिल्ली के इस खेल में बड़ा मज़ा आ रहा है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, सोने रसूल पाक का वास्ता मुझे जाने दो। उसने एक मर्तबा भी दुहाई दी, फिर से दुहाई दी। ये कहते हुए वो कोशिश करके फिर दरवाजे की जानिब भागी। फसीहुद्दीन ने 2 छलांगों में उसे जा लिया था। अब पकड़ी गई हो और खेल शुरू। फसीहुद्दीन ने इसे दोनों बाजुओं पर पकड़ा। छोड़ो मुझे जलील कमीने, बचाओ बचाओ। मचलकर उसने जान छुड़ाने के साथ वो ज़बान से चीखना भी शुरू हो गई थी, मगर फसीहुद्दीन का इस भाग दौड़ से दिल भर चुका था। मचलती हसीना को अपनी जानिब खींचते हुए वो मकरू लहजे में बोला, अब बस भी करो ना जाने मन, इतनी बेरुखियाँ भी अच्छी नहीं होती। तनाउश के गिड़गिड़ाने, चीखने चिल्लाने और उसे बुरा भला कहने के वो मुतल्लिक परवाह नहीं कर रहा था। खुदा के लिए छोड़ दो, मुझे जाने दो, माफ़ी दे दो। तनाउश ने दोनों हाथ उसके सामने बांध दिए थे। जानेमन, तुम छोड़ने की चीज़ तो नहीं हो, इसने पुरहवस लहजे में कहते हुए इसे अपनी जानिब खींचा। तनाउश ने खींचते हुए आंखें बंद कर ली थी। इसकी बदबख्ती और बदनसीबी पर फसीहुद्दीन की हवस की महर सबत होने में कोई शुबा बकाया नहीं था। इसने सारा दिन घर ही दूसरी तरफ कबीरदादा ने सारा दिन घर ही पर गुजारा था। राहत खाला ने नाश्ते और दोपहर वगैरह के खाने की बाबत पूछा था, मगर उसने इनकार कर दिया था। कमरे की अबतर हालत देखकर उसने सामान समेटने की कोशिश की, पर वो गुस्से और बेजारी भरे लहजे में बोला, राहत खाला रहने दो साहब जी। उसने कुछ कहने के लिए लब खोलने चाहे, कह दिया ना। कतई कलामी करते हुए उसने राहत खाला को कमरे से चले जाने का इशारा किया और वो सर झुकाते हुए बाहर निकल गई। नहीं है ज़रूरत तरतीब की, ऐसे ही रहेगा मेरा कमरा, किसी को ज़रूरत नहीं मेरा ख्याल रखने की। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, सुन रही हो ना, मुझे तुमसे नफ़रत है, बेहद नफ़रत। मोबाइल स्क्रीन से पर उसके फ़ोटो लाते हुए वो बेरब्त बातें मुंह से निकालता रहा। अब तुम्हारी कॉल बिल्कुल भी वसूल नहीं करूँगा, तुम्हारे कपड़े भी फेंक दूँगा। जीन्स की पतलून और फूलदार कमीज़ उसने अपने साथ बेड ही पर रखी हुई थी। तुम्हारी सारी तस्वीर अपने मोबाइल से फ़ोन से मिटा दूँगा। तुम मुझे नहीं जानती, मेरा नाम कबीर अली ख़ान है और लोग मुझे कबीर दादा कहते हैं। कबीर दादा को किसी की परवाह नहीं, किसी की भी नहीं, तुम्हारी भी नहीं। तनाविश की गुनगुनाती हंसी उसके कानों में गूंजी। हंस लो, मगर मैं तुम्हें भुला कर दिखाऊंगा। कबीर दादा ने कभी शिकस्त तस्लीम नहीं की। कबीर दादा हारना नहीं जानता। अगर तुम समझती हो कि तुम्हारे दरवाजे पर मोहब्बत की भीख मांगने आऊँगा तो भूल है तुम्हारी। कबीर दादा को झुकना नहीं आता, और तुम जैसी 2 टके की छोकरी के लिए मैं अपने मकाम से नीचे आने का मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर चुका हूँ। अगर तुम ना जाती तो 1-2 दिन बाद तुम्हें खुद ठोकर लगा देता। बस अफसोस इस बात का है कि मुझे पहले ही ये काम कर लेना चाहिए था। इसके कान में तनाविश की सरगोशी गूंजी। लड़की भी हूँ, दोस्त भी हूँ, महबूबा भी हूँ और बीवी भी। इतने रिश्तों के होते हुए भी मुझे नज़रअंदाज करते रहेंगे आप? खामोश, बंद करो बकवास। नहीं हो तुम मेरी दोस्त, और तुम जैसी लड़की को महबूबा बनाती है मेरी जूती। बड़ी आई कबीर दादा के दिल में जगह बनाने वाली। मोबाइल आंखों से दूर करते हुए उसने एक तरफ रखा और आंखें बंद कर दी। हंसती मुस्कुराती तनाविश झट से उसकी आंखों के सामने आ धमकी। वो कुछ गुनगुना रही थी, शायद उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। कबीर दादा की सांस बोझल होने लगी। जाने कितने घंटों से वो सो नहीं सका था। नींद में वो इसके साथ अटखेलियाँ करती रही, वैसे ही शौक़ और शौक़ी शरारत भरे अंदाज में, वही मोहब्बत, चाहत और खुलूस से लबरेज रवैया। इसी तरह अपना आप इस पर निछावर करने के लिए तैयार।
पहले की तरह इसका ख्याल रखने वाली। आँख खुलने पर इसे ख्वाबगाह में अंधेरा छाया नजर आया। जागते ही ख्वाबगाह के खूबसूरत मनाजिर इसकी आंखों में घूम गए। कहाँ चली गई हो तनाविश, आ जाओ ना यार, आ जाओ, मैं हारा और तुम जीती, बस कर दो, अब बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, तुमसे दूर तुम्हारे अलावा नहीं रह सकता, तुम जो कहोगी वही करूँगा। तुम कहती थी कि तुम्हें चंदा, गुड़िया और जानू कहूँ, आ जाओ, यही कहूँगा। तुम मेरी गोद में लेटना चाहती थी, कसम से पूरी रात गोद में लेकर बैठा रहूँगा। मेरे साथ शॉपिंग पर जाने की ख्वाहिश थी, जब भी कहोगी लेकर जाऊँगा। मेरे हाथ से पहला निवाला खाने की ख्वाहिश थी, वादा करता हूँ पूरा खाना अपने हाथ से खिलाऊँगा। मेरी शराबनोशी की आदत बुरी लगती थी, आकर आजमा लो, तुम्हारे सामने कभी नहीं पीऊँगा। साहिल समंदर पर मेरे बाजुओं में समाकर सैर करना चाहती थी, मैं भी अब यही चाहता हूँ। एक मौका तो दे दो, तुम्हें उठाकर मीलों चलूँगा। जब कहोगी काम पर नहीं जाऊँगा, जब चाहोगी होटल में ले जाकर खाना खिलाऊँगा। तुम मेरा एतराफ़ सुनना चाहती थी, हर लम्हा इकरार करूँगा कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन, प्यारी तरीन गुड़िया हो। ना तुम जैसी कोई थी और ना होगी। आ जाओ ना गुड़िया, बस एक मौका दे दो, मैं सारी ज़्यादतियों का अजाला कर दूँगा। तुम्हारे साथ बारिश में भी भीगूँगा, दोनों मिलकर चटनी और पकोड़े भी खाएंगे। पता नहीं कौन कौन से ख्याल इसके दिमाग में आ रहे थे। चंद लम्हे करवटें बदलने के बाद इसने बेड छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो ट्रैक सूट पहनकर जिम में दाखिल हो रहा था। 10-15 मिनट रस्सी कूदकर उसने जिस्म को गर्म किया और फिर पंजिंग बैग पर मुक्के बरसाने लगा। पसीना धारों की सूरत में इसके चेहरे और गर्दन पर बह रहा था। मुसलसल आधा घंटा पंचिंग बैग की पिटाई करके उसने ग्लव्स उतारे और गहरे सांस लेता हुआ जिम से बाहर निकल आया। अचानक इसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर उभरने वाला बगैर नाम का नंबर इसका दिल धड़का गया था। इसे लगा तनाविश का फ़ोन है। दिल ही दिल में अपना मुकदमा लड़ने के लिए तैयार होकर उसने कॉल वसूल करने वाला बटन दबा दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं कबीर दादा से मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ? नामानूस सी आवाज़ ने इसके दिल में मायूसी भर दी थी। बोले, इसके लहजे में बेजारी थी। दादा, मैं शकील अहमद बात कर रहा हूँ। आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपका बहुत बड़ा मोतकद हूँ। आप हमेशा ही से मेरे हीरो रहे हैं। शुक्रिया, और मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, इसलिए इजाज़त चाहूँगा। कॉल ना काटना दादा, बहुत ज़रूरी बात है। बोलो, उसने कोफ्तज़दा अंदाज में कहा। आपकी बीवी को फसीहुद्दीन ने अगवा कर लिया है और इस वक्त इसके अयाशी के अड्डे पर है। क्या? एकदम इसके खून की गर्दिश तेज़ हो गई थी। और तुम मेरी बीवी को कैसे जानते हो? वो तेज़ लहजे में तफसील बताता हुआ जानता हूँ दादा। शाहजी के घर में होने वाली तकरीब में मैंने भाभी को सुर्ख रंग का दुपट्टा लपेटे हुए देखा था। बदकिस्मती से मैं फसीहुद्दीन साहब की अयाशी के अड्डे का इंचार्ज हूँ और अभी थोड़ी देर पहले 2 आदमी उन्हें लेकर मेरे पास आए थे। वो बेहोश थी, उन्हें देखते ही मैं पहचान गया और अब कोठी से बाहर निकलकर आपको कॉल कर रहा हूँ। जल्दी आइए दादा, भाभी की इज्जत खतरे में है। फसीहुद्दीन इसके साथ अकेले कमरे में मौजूद है। मुझ में इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है कि उसका मुकाबला कर सकूं। अगर ये झूठ हुआ तो? दादा, ये तहकीकात का वक्त नहीं है। मैं जानता हूँ आप डरने वाले नहीं हैं। मेरी गलत बयानी से शायद आपको इतना नुकसान ना हो, लेकिन मेरे सच्चे होने पर, जैसा कि मैं हूँ, अगर आपने सरहद से इक़दाम ना किया तो शायद सारी उम्र पछताते रहोगे। पता बताओ। इसके लहजे में आग की सी तपिश थी। शकील ने फ़ौरन मतलूबा कोठी का पता दोहराया। राब्ता मुनक़ता करते हुए वो बाहर की तरफ भागा। अजीम, गाड़ियाँ निकालो। मुलाजिमों के क्वार्टर्स की तरफ भागते हुए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। इसके मुहाफ़िज़ जिस हालत में थे, कमरों से निकलकर भागते चले आए। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगी। क्या कबीर दादा उसे बचा पाएगा? क्या होगा अब तनाविश के साथ? क्या होनी है इनकी ज़िंदगी का आखिर? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।